एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द लॉ सीकर्स। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी सेक्शन 53A मतलब पार्ट परफॉर्मेंस तक। आज हम बात करेंगे सेक्शन 54 से लेकर सेक्शन 57 तक, जो बात करते हैं सेल और राइट्स ऑफ बायर एंड सेलर से और मार्शलिंग से। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग सेल का मतलब क्या होता है? सेल जो है एक तरीके का ट्रांसफ़र है जिसके अंदर ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है और वो ट्रांसफ़र की जाती है एक्सचेंज में एक प्राइस के लिए, जो कि या तो उस ट्रांसफ़र के वक्त पे कर दी जाती है या प्रॉमिस की जाती है कि हम फ्यूचर में आपको पे कर देंगे, या फिर पार्टली या तो उसी वक्त दे दी जाती है या फिर पार्टली प्रॉमिस की जाती है हम आपको फ्यूचर में देंगे। अब जैसे सेक्शन 9 में हमने पढ़ा था कि कुछ ट्रांसफ़र ऐसे होते हैं जो कि रिटन डॉक्यूमेंट में या फिर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू ही हो सकते हैं। सेक्शन 54 के अंदर भी ऐसा ही कुछ बताया गया है। इसमें बताया गया है सेल कैसे की जाती है, सेल हाउ मेड। इसके अंदर बताया गया है कि कोई भी टेंजिबल प्रॉपर्टी है, टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 100 रुपीज़ या उससे ऊपर है, या फिर रिवर्जन के केस में, या फिर कोई दूसरी इंटेंजिबल कोई भी प्रॉपर्टी है वो किसी भी वैल्यू की हो सकती है, उसका ट्रांसफ़र जो है वो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू ही किया जा सकता है। और अगर कोई टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू 100 रुपीज़ से कम है, उसका ट्रांसफ़र या तो आप रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से कर सकते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ट्रांसफ़र करके कर सकते हैं। उसमें किसी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का होना ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू आप करेंगे तो वो सेल वैलिड नहीं होगी। अगर कोई टेंजिबल प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 100 रुपीज़ से कम है, उसको आप चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू करें या सीधा डिलीवरी ऑफ पोजीशन दे और उसी से आपकी सेल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें बताया गया डिलीवरी क्या होती है, कब डिलीवरी कंप्लीट होती है। तो ये कह रहा है कि टेंजिबल प्रॉपर्टी के केस में जो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी है वो कब कंप्लीट होगी, जब सेलर जो है वो या तो बायर को या बायर के द्वारा बताए गए किसी व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी को पोजीशन दे देता है, उस प्रॉपर्टी की पोजीशन उनको ट्रांसफ़र कर देता है। उस वक्त उस प्रॉपर्टी की डिलीवरी मानी जाती है टेंजिबल प्रॉपर्टी की। अब आगे बताया गया कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल के अंदर ये बताया जाता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई बातों को ध्यान में रखते हुए आगे हम सेल करेंगे। सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का बहुत बड़ा अंतर ये है कि सेल के बाद तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल के अंदर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल के अंदर सिर्फ इतना हो रहा है कि पार्टीज अपने बीच में कुछ रूल्स या कुछ कंडीशन तय कर लेती हैं, कुछ टर्म्स तय कर करती हैं और उन टर्म्स के अकॉर्डिंग वो सेल की जाएगी। इन चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया जाता है और उन पार्टीज़ के द्वारा साइन कर दिया जाता है कि हमारी जो भी सेल है वो इस तरीके से होगी, ये उसमें स्टेप्स होंगे, ऐसे ऐसे कि भाई कब तो प्रॉपर्टी की पोजीशन दी जाएगी, कब कितना पैसा दिया जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट में बना दिया जाता है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान में रखते हुए जो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है सेल में वो की जाती है। आगे बताया गया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से ओनरशिप या कोई एंटाइटलमेंट नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर टर्म्स बताए हैं कि इन टर्म्स के ऊपर सेल की जाएगी। आगे लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल डज नॉट ऑफ इटसेल्फ क्रिएट एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। मतलब किसी प्रॉपर्टी के अंदर आपका इंटरेस्ट नहीं हो जाता है, आपका कोई एंटाइटलमेंट नहीं हो जाता है, आपका कोई चार्ज नहीं हो जाता है प्रॉपर्टी के ऊपर। आप इसके अंदर सिर्फ इतना बताते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी की जो सेल है वो इस तरीके से होगी, इन टर्म्स के ऊपर होगी। लेकिन ये बात याद रखनी है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल से कुछ तो आपको सिक्योरिटी मिलती ही है। इसके अंदर बताया गया है कि अगर आप आपका कॉन्ट्रैक्ट फुलफ़िल नहीं करते, मतलब आपका सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट फुलफ़िल नहीं करता, तो या तो आपके पास ऐसा नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धरे रह के बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप उनके ऊपर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट कर सकते हैं या अपने डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। प्रॉपर्टी आपको सेल तो नहीं हो जाएगी, लेकिन आप स्पेसिफिकली परफॉर्म करवा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट से आपको ये एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि आप या तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा लेंगे या फिर आपको अगर कोई डैमेज हुआ है ऐसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, तो आपको उन डैमेजेस को क्लेम करने का राइट भी इसमें मिल जाता है। 55 बात करता है राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टीज़, मतलब जो बायर और सेलर है उनकी क्या राइट्स हैं, क्या लायबिलिटीज़ हैं। इसमें इतना बताया है कि इन एब्सेंस टू कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी, मतलब अगर कोई अलग से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तब तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई जो बातें हैं, कॉन्ट्रैक्ट में दिए गए जो राइट्स और लायबिलिटीज़ है वही अराइज होंगे, वही काम में आएंगे। लेकिन अगर आपके बीच में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो सेक्शन 55 के अंदर कुछ बेसिक राइट्स एंड लायबिलिटीज़ बताई गई हैं,
उनको ही फॉलो करेंगे, वही आपके बेसिक राइट्स एंड लायबिलिटीज़ होंगी। सेक्शन 55 में सबसे पहले बताया गया है सबसेक्शन 1 में कि सेलर की क्या लायबिलिटी है, सेलर क्या चीज़ करने के लिए बाउंड है। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है सेलर जो है वो जितनी भी मटेरियल फैक्ट्स हैं उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो जो बेच रहा है उस प्रॉपर्टी के जितने भी मटेरियल डिफेक्ट हैं वो सब डिस्क्लोज करेगा बायर को। मतलब अगर उससे पता है कि उसकी प्रॉपर्टी में कुछ ऐसी कोई मटेरियल, कोई ज़रूरी डिफेक्ट हो रखा है जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो रही है और सेलर के द्वारा बायर को ये बात बताना ज़रूरी है, ऐसे केस के अंदर वो बायर को बताएगा कि मेरी प्रॉपर्टी में ये मटेरियल डिफेक्ट है। यहाँ पर ये ध्यान में रखा है कि बायर को ऐसे डिफेक्ट की अवेयरनेस होना नहीं ज़रूरी है, मतलब कि बायर को पता नहीं है कि ऐसा कोई डिफेक्ट है। इस केस के अंदर सेलर को बायर को ऐसे डिफेक्ट के बारे में बताना ज़रूरी है। आगे बताया गया है कि जब भी बायर उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, टाइटल के जितने भी डॉक्यूमेंट्स अगर वो मांगे देखने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए, तो जब भी मांगे वो उनको प्रोवाइड करेगा। आगे बताया है उस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में जो भी अगर क्वेश्चन पूछे जाएँ, जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे, बायर वो सेलर को सब कुछ बताएगा। फिर जब या तो प्रॉपर्टी को बेचते टाइम जो पेमेंट देना होता है उस पेमेंट का अगर टेंडर हो या फिर पेमेंट आपको दे दिया जाए तो उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र जो है वो करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र को एक प्रॉपर कन्वेंस देगा प्रॉपर्टी का। आगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से लेके प्रॉपर्टी की जब तक डिलीवरी हो उस तारीख से बीच में वो उस प्रॉपर्टी का और उस प्रॉपर्टी के जो भी टाइटल के जितने भी कागज़ हैं, डॉक्यूमेंट है, उन सब की देखभाल करेगा और कोशिश करेगा उनको कोई भी चोट ना पहुँचे, कोई भी नुकसान ना हो। और वो ऐसा ध्यान रखेगा जैसे कि कोई ऑर्डिनरी आदमी खुद की प्रॉपर्टी को बचा के रखता है, उस तरीके से उस प्रॉपर्टी को, उस प्रॉपर्टी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको बचा कर रखेगा। आगे जब भी बायर के द्वारा उस प्रॉपर्टी की पोजीशन मांगी जाएगी तो उसको प्रॉपर्टी की पोजीशन वो देगा, या फिर बायर बोले कि मुझे नहीं, इस पर्टिकुलर पर्सन को आप पोजीशन दीजिए, तो बायर के द्वारा डायरेक्ट किए गए पर्सन को वो पोजीशन दे देगा। आगे जितने भी पब्लिक उसके चार्जेस हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी लगे हुए हैं पब्लिक चार्जेस जो पे करने हैं, या फिर जितना भी रेंट उसने एक्रू किया है उस प्रॉपर्टी का उस तारीख तक, वो या तो पे करेगा या फिर उसको जो बायर है उसको दे देगा। आगे बताया गया है कि दैट सेलर शैल बी डीम टू कॉन्ट्रैक्ट विद द बायर, मतलब कि ऐसा माना जाएगा कि सेलर ने बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और ऐसा बताया है कि वो इंटरेस्ट जो प्रॉपर्टी में ट्रांसफ़र कर रहा है बायर को वो उसके पास है, वो इंटरेस्ट रखता है, वो धोखाधड़ी नहीं कर रहा है, उसका उस प्रॉपर्टी में उतना इंटरेस्ट है जितना वो ट्रांसफ़र कर रहा है। और जहाँ पर ऐसा है कि किसी व्यक्ति ने फिड्यूशरी कैरेक्टर के अंदर प्रॉपर्टी को बेचा है तो वहाँ पे ऐसा माना जाएगा कि उसने बायर के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है कि जो ओनर है, असली ओनर जो है उस प्रॉपर्टी का, उसने उस प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, ऐसा कोई एक्ट नहीं किया है जिसके अंदर उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने में दिक्कत होगी, कोई एनकम्बरेंस लगेगी उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने में। आगे बताएगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट, इस सेक्शन के अंदर किसी एक कॉन्ट्रैक्ट का मेंशन किया है हमने कि वो माना जाएगा उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का जो बेनिफिट है ना उस ट्रांसफ़र के साथ एनेक्स होगा, ट्रांसफ़र के साथ में जुड़ेगा और वो ट्रांसफ़र के साथ में बायर के पास जाएगा और बायर के अंदर जितने भी लोग क्लेम कर रहे हैं उनके पास भी वो फ़ायदा जो बेनिफिट है वो जाएगा। अब आगे बताया है कि जहाँ पर बायर ने सेलर को परचेज मनी दे दी है तो ये सेलर का राइट है कि वो बायर को जितने भी टाइटल हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी उस प्रॉपर्टी के कागजात हैं वो सब बायर को ट्रांसफ़र कर देगा, ये भी उसकी एक ड्यूटी मानी जाएगी। प्रोविजन में बताया गया है कि अगर सेलर उस प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा बेचता है और कुछ हिस्सा रिटेन कर लेता है तो वो उस प्रॉपर्टी के सारे कागज़ अपने पास रख सकता है और रखेगा। और ये बताया है कि अगर एक से ज़्यादा लोगों को बेचा है उसने प्रॉपर्टी और कोई हिस्सा रिटेन नहीं किया तो उस प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा हिस्सा जिसने खरीदा है उसके पास वो कागज़ रहेंगे। लेकिन ऐसे केस में जब भी सेलर ने रिटेन करी प्रॉपर्टी या जिसको सबसे बड़ा हिस्सा दिया गया और उसने कागज़ रखे, उनसे जब भी कागज़ मांगे जाएंगे, जब भी शो करने के लिए कहा जाएगा, उनकी ड्यूटी है कि उन कागज़ को डिलीवर करें, उन कागज़ को दिखाएं। और इस बीच का जितना भी समय है उस समय के अंदर सेलर और उस ग्रेटेस्ट लॉट का जो बायर है उसकी ड्यूटी होगी कि उन कागजात को संभाल कर रखे, सिक्योर रखे, जैसे एक आम व्यक्ति अपनी ही प्रॉपर्टी को बचा के रखता है। आगे बताया गया कि सेलर किन किन चीज़ों के लिए एंटाइटल है, मतलब ये जो बायर है उसके क्या लायबिलिटीज़ हैं और सेलर के क्या राइट्स है। इसमें बताया गया है कि सेलर का राइट ये है कि जब तक ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो जाती पूरी,
तब तक जितना भी रेंट अक्रू हो रहा है उस प्रॉपर्टी से या जितना भी प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉपर्टी से वो सब अपने पास रखेगा, वो उसी का होगा। आगे बताया गया है कि अगर प्रॉपर्टी बायर को दे दी थी और बायर ने परचेज मनी अभी तक पे नहीं करी, तो उस बायर ने अगर कोई प्रॉपर्टी फर्दर ट्रांसफ़र कर दी है तो ऐसे ट्रांसफरी को जिसको विदाउट कंसिडरेशन प्रॉपर्टी दी है, या फिर ऐसा ट्रांसफरी जिसको ऐसे नॉन पेमेंट ऑफ परचेज मनी का नोटिस है, मतलब मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी ए को, तो ए ने मुझे अभी तक अगर परचेज मनी पे नहीं करी तो ए, और अगर ए ने ट्रांसफ़र कर दी प्रॉपर्टी बिना कंसिडरेशन बी को तो बी, और अगर बी को भले ही कंसिडरेशन के साथ करिए लेकिन उसको नोटिस है कि अभी तक ए ने मेरे पैसे पे नहीं किए, तो इन 3 तरह के लोगों के ऊपर, उन 3 तरह के पास जो प्रॉपर्टी है उन प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा चार्ज बना रहेगा जब तक कि परचेज मनी मुझे पूरी पे नहीं कर दी जाती। आगे बताया गया है कि सेलर जो है उसके भी कुछ राइट्स बनते हैं बायर के तरफ। तो इसमें सबसे पहले बताया है कि बायर को अगर उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन पता है जिस वजह से उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो सेलर को बताएगा और सेलर फिर तय करेगा कितने में बेचनी है, कब बेचनी है, वो सेलर का राइट है। तो बायर की ड्यूटी है और ये सेलर का राइट है कि उसको उस प्रॉपर्टी के बारे में अगर कोई खुफिया खबर है जो बायर को पता है लेकिन सेलर को नहीं पता, तो बायर की ड्यूटी है वो सेलर को उस इंफॉर्मेशन को देगा। बायर की ये ड्यूटी भी है कि जब सेल की जाएगी उस टाइम वो उस प्रॉपर्टी के जो पैसे बनते हैं वो उनको टेंडर करे या उन प्रॉपर्टी के पैसों को पे करे, ये बायर की ड्यूटी है। इसमें बताया गया है कि अगर बात ये हुई थी कि प्रॉपर्टी को एनकम्ब्रेंस से, किसी भार से फ्री करके दिया जाएगा, तो उस सेल के वक्त अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ भार है, कुछ एनकम्ब्रेंस है, तो ये बायर का राइट है कि वो जो परचेज मनी है उसमें से कुछ पैसे रख सकता है, जितना वो इनकम्ब्रेंसेस से फ्री कराने में उन लोगों को जिन्होंने उस प्रॉपर्टी के ऊपर भार रखा हुआ है उन लोगों को चुकाने में लगेंगे, उतने पैसे बायर परचेज मनी में से निकाल के रख सकता है। आगे बताया है कि बायर की ये भी ड्यूटी है कि अगर प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र हो चुकी है, प्रॉपर्टी आपको बिक चुकी है, तो उस प्रॉपर्टी में अब जितना भी लॉस होगा, उस प्रॉपर्टी का जितना भी डिस्ट्रक्शन होगा, वो सब आपके ज़िम्मे है। अब आप ही भरेंगे, आप ही उसको सही कराएंगे। अगर ऐसा कोई डिस्ट्रक्शन सेलर की गलती से या सेलर की वजह से नहीं हुआ है, तब तक आपके ऊपर ड्यूटी है, आप उन भार को रखेंगे, आपका जितना भी खर्चा हो रहा है वो आप ही करेंगे, उस डिस्ट्रक्शन को भी आप सही करवाएंगे। उसके अंदर कोई भी इंजरी आ रही है, उस प्रॉपर्टी की कोई भी डिक्रीज़ हो रही है वैल्यू, वो आपके सर है, वो आपकी जिम्मेदारी है। और प्रॉपर्टी की अगर ओनरशिप आपके पास ट्रांसफ़र हो चुकी है तो उसके बाद में जितने भी पब्लिक चार्जेस ड्यू हो रहे हैं, जितने भी इनकम्बरेंसेस है, वो सब भी आप ही पे करेंगे, मतलब बायर ही पे करेगा। आगे बताया गया है कि अगर प्रॉपर्टी की ओनरशिप बायर को ट्रांसफ़र कर दी जाती है, उसके बाद में उस प्रॉपर्टी में कुछ भी इंक्रीजमेंट होता है, कुछ भी उसकी वैल्यू बढ़ती है, कुछ भी इम्प्रूवमेंट होता है, जितने भी प्रॉफिट अराइज होते हैं वो सब बायर ही रिटेन करेगा, ये बायर का राइट है। अगर बायर उस प्रॉपर्टी की जो डिलीवरी हो रही है उसको इम्प्रॉपरली डिक्लाइन नहीं करता, इम्प्रॉपरली रिजेक्ट नहीं करता, तो अगर सेलर ने उस प्रॉपर्टी को नहीं दिया है तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसका चार्ज होगा और सेलर या उसके अंडर जितने भी पर्सन क्लेम कर रहे हैं उनके ऊपर उसका चार्ज होगा। वो पैसे मांग सकता है, उन पैसों को और उसके साथ में जितना भी इंटरेस्ट बनता है, मतलब प्रिंसिपल मनी या इंटरेस्ट जितना भी बनता है उनका वो उनके ऊपर चार्ज रखेगा। वो मनी वो होगी जो उसने डिलीवरी के एंटिसिपेशन में, मतलब उसने सोचा था कि मुझे हाँ आज डिलीवरी मिल जाएगी, तो उस डिलीवरी को एंटिसिपेट करते हुए उसने अगर सेलर को कुछ पैसे पे किए थे तो उन पैसों का जितना भी प्रिंसिपल है और जितना भी इंटरेस्ट है वो सब क्लेम कर सकता है। वो सेलर और सेलर के अंडर जितने भी लोग हैं उनके ऊपर वो चार्ज बना रहेगा, उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसका चार्ज बना रहेगा। और अगर बायर जो है वो प्रॉपरली रिजेक्ट करता है तो जितने भी अर्नेस्ट मनी उसने पे करी थी वो और जितने भी वो डैमेजेस सूट के अंदर क्लेम कर सकता है उन सब का वो चार्ज उस प्रॉपर्टी के ऊपर रखेगा। अगर जो डिस्क्लोज करनी थी बातें, मतलब जो सेलर को बायर को बतानी थी जितने भी डिफेक्ट हैं, और जो बायर को सेलर को बतानी थी जितने भी इम्प्रूवमेंट उस प्रॉपर्टी के, जितनी भी चीज़ों से उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, इन चीज़ों को अगर उन्होंने छुपाया है तो ऐसा माना जाएगा उन्होंने सामने वाले के साथ फ्रॉड किया है। सेक्शन 56 के अंदर ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास 2 प्रॉपर्टी है, उसने दोनों प्रॉपर्टी को मॉर्गेज पे दे दिया है और दोनों में से एक प्रॉपर्टी एक व्यक्ति को बेच दी है, मतलब ट्रांसफ़र कर दी है। अब इसके अंदर ये बोला गया है कि जिस व्यक्ति को उन दोनों में से एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी गई है उसके पास ये राइट है मार्शलिंग का कि वो जो मॉर्गेजी है उसको ये बोल सकता है कि आपका जितना भी डेप्ट है ना वो पहले उस प्रॉपर्टी में से निकाल लीजिए जो कि मुझे नहीं बेची गई है।
क्योंकि मेरा नुकसान हो सकता है, तो उस प्रॉपर्टी के अभी किसी को उसने बेची नहीं है, अभी भी वो बायर की है, तो उस प्रॉपर्टी से आपका डेट जितना भी आप वो रिकवर कर लीजिए। अगर वहाँ पूरा नहीं होता तब फिर मेरे पास आइए आप। लेकिन इसको ये ध्यान में रखना है कि जो बायर जो है वो ऐसी मार्शलिंग करने के लिए कह रहा है, वो ध्यान में रखेगा कि ऐसी मार्शलिंग की वजह से जो मॉर्गेजी है या उसके अंदर जितने भी क्लेम कर रहे हैं लोग, उनके राइट्स जो है ना वो ख़त्म ना हो, उनको कोई नुकसान ना हो। अगर ऐसा कोई नुकसान नहीं बनता, कोई ऐसा नुकसान नहीं हो रहा, तो जो ट्रांसफरी है उसका राइट है कि वो मॉर्गेजी को बोले कि आप पहले उस प्रॉपर्टी में से अपना डेट चुका लीजिए जो कि उसने मुझे नहीं बेची है, बाद में फिर जितना कुछ बचता है वो आप मेरी प्रॉपर्टी में से चुका लीजिएगा। सेक्शन 57 बात करता है सेल फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस, मतलब कोर्ट के पास एक पावर है कि वो एक प्रॉपर्टी की जो सेल हुई है उसको इनकम्बरेंस से फ्री करके पूरी कंप्लीट कर सकता है। इसमें ये बोला है कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको इनकम्बरेंस के रिस्पेक्ट में बेचा गया, मतलब इनकम्बरेंस के साथ में बेचा जा रहा है, और ऐसी जो सेल है वो या तो कोर्ट के द्वारा की जा रही है, कोर्ट की डिक्री के एग्जीक्यूशन में की जा रही है, या फिर कोर्ट के बाहर भी की जा सकती है। यहाँ पर अगर ऐसे इनकम्बरेंस या तो इमीडिएटली पे करनी होती है या बाद में पे करनी होती है। ऐसे में अगर कोर्ट को सही लगता है और अगर उस सेल से जुड़ी हुई कोई पार्टी कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन देती है, तो कोर्ट ऐसा डायरेक्ट करता है कि आप एक काम करिए, हमारे पास पेमेंट दे दीजिए उस इनकम्बरेंस का। अब इसमें दो तरीके के पेमेंट होते हैं। इसमें बताया है कि अगर एनुअल या मंथली सम अगर चार्ज है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, या फिर ऐसा कैपिटल जो कि डिटर्मिनेबल है, उसका इंटरेस्ट मतलब कम होता है, ऐसे केस के अंदर अगर कोर्ट को लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ के अंदर अगर पैसा इन्वेस्ट किया जाए तो वो जितना भी उसका इंटरेस्ट बनता है वो मंथली या एनुअल जो चार्ज है उसको भरने में पूरा रहेगा। तो या तो उतना पैसा जो उसको कैपिटल के अंदर लगाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ में लगाना है, या तो उतना पैसा वो पेमेंट के लिए मांग सकता है, या फिर सेकंड बात करता है किसी दूसरे केस में जहाँ पे कोई एक पूरा कैपिटल ही पे करना है, पूरा कैपिटल सम एक फिक्स, उसके अंदर ऐसा अमाउंट जो कि सफिशिएंट होगा उस पूरे कैपिटल को पे करने के लिए या उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको पे करने के लिए। इन दोनों केस के अंदर जितना अमाउंट बनता है उतना अमाउंट कोर्ट के अंदर पेमेंट किया जा सकता है इनकम्बरेंसेस से फ्री कराने के लिए। मंथली या एनुअल उसके अंदर तो जितना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सिक्योरिटी लगाने पे उसके इंटरेस्ट से पेमेंट हो जाए उतना पैसा मांग सकता है, या फिर अगर एक पूरा एक मुश्त अगर पैसा पे करना है तो वो एक मुश्त पैसा और उसके बाद जितना भी इंटरेस्ट बनता है उतने इंटरेस्ट का जितना पैसा बनता है कोर्ट के अंदर वो पेमेंट करने के लिए बोल सकता है। आगे ये भी बताया गया है कि कोर्ट जो है ना रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए कुछ एडिशनल अमाउंट भी मांग सकता है कि आगे हो सकता है हमें और पेमेंट करना पड़ जाए, तो इस रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए इतना अमाउंट हमें और पे कर दीजिए एडिशनल। ये अमाउंट जो है वो ओरिजिनल अमाउंट जितना ड्यू है उसका 1/10 अमाउंट हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा कोर्ट पैसे नहीं मांग सकता। इसके बाद में ये होता है कि कोर्ट जो है ना जो इनकम्बरेंसर है जो उस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज लगा रहा है या तो उसको नोटिस दे देगा, या फिर अगर कोर्ट को लगता है ऐसा नोटिस देना ज़रूरी नहीं है तो बिना नोटिस दिए भी डिक्लेयर कर सकता है कि ये प्रॉपर्टी जो है इस इनकम्बरेंस से फ्री हो चुकी है, और आगे बोलेगा कि अब प्रॉपर तरीके से इस प्रॉपर्टी का जो सेल है, प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र है अब आप कर लीजिए, और वो जो जितना पैसा हमने आपको बताया है ना वो इन्वेस्टमेंट के लिए उतना पैसा आप हमें दे दीजिए। वो कोर्ट के अंदर वो पैसा मंगा लेगा। इसके बाद में ये होता है कि कोर्ट जो है ना जो इनकम्बरेंसर है जो उस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज लगा रहा है या तो उसको नोटिस दे देगा, या फिर अगर कोर्ट को लगता है ऐसा नोटिस देना ज़रूरी नहीं है तो बिना नोटिस दिए भी डिक्लेयर कर सकता है कि ये प्रॉपर्टी जो है इस इनकम्बरेंस से फ्री हो चुकी है, और आगे बोलेगा कि अब प्रॉपर तरीके से इस प्रॉपर्टी का जो सेल है, प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र है अब आप कर लीजिए, और वो जो जितना पैसा हमने आपको बताया है ना वो इन्वेस्टमेंट के लिए उतना पैसा आप हमें दे दीजिए। वो कोर्ट के अंदर वो पैसा मंगा लेगा। उसके बाद में जो बंदा है जिस व्यक्ति को वो पैसा लेना है कोर्ट के अंदर से, जो इनकम्बरेंसर था जिसको पेमेंट करना है, कोर्ट उसको नोटिस दे देगा, कोर्ट उसको बता देगा कि ये पैसा हमारे पास आ चुका है, आप हमारे पास से आके इस पैसे को ले लीजिए और इन सब चीज़ों से उसको फ्री मान लीजिए। आगे ये भी बताया गया है कि ऐसा कोई डिक्लेरेशन जो दिया है कोर्ट ने फ्री होने का इनकम्बरेंस से, ऐसे जो डिक्लेरेशन या ऐसे जो ऑर्डर दिए हैं कोर्ट ने या जो कोई डायरेक्शन दिया है उसको डीम्ड डिक्री मानेंगे, उसको मानेंगे कि वो ऐसी एक डिक्री थी और उस डिक्री की अपील की जा सकती है। आगे इसमें बताया कि जो हमने वर्ड यूज़ किया है कोर्ट वो क्या है, तो इसमें बोला है कि हाई कोर्ट माना जाएगा कि वो अपना ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन में काम कर रहा है, या फिर अगर वो कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज का है तो उसकी लोकल लिमिट्स के अंदर उसकी जो जुरिस्डिक्शन बनती है उस प्रॉपर्टी के अंदर वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो,
या अगर कोई दूसरा कोर्ट है जो स्टेट गवर्नमेंट ने बाय ऑफिशियल गेजेट फिक्स किया हुआ है उसको, जो कि कॉम्पिटेंट है एक्सरसाइज करने के लिए जुरिडिक्शन उस एरिया के अंदर। तो यहाँ पे कोर्ट की ये मीनिंग होगी और इस तरीके से कोर्ट अपनी पावर को यूज़ करते हुए उस प्रॉपर्टी को एनकम्बरेंस से फ्री करके ट्रांसफ़र करवा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे आने की खबर आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो और मेरे चैनल को शेयर करिए। अपने जो सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और इससे पहले कि अगर कोई वीडियो आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है, ज़रूर जाके देखिए। जय हिंद, जय भारत।